लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपली देखा था कि AWS SageMaker के अंदर जुपिटर नोटबुक को किस तरह से लॉन्च करते हैं और डेटा सेट को किस तरह से इंपोर्ट करके उसको रीड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी URL के थ्रू ही डेटा गेट कर रहे हो, आप डेटा सेट की फाइल यहाँ पर फाइल फोल्डर के अंदर अपलोड करके वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। इट कैन बी डन यूजिंग एनी मेथड। जो हमारे पास डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो देखना है कि क्या हमारा डेटा राइट फॉर्मेट के अंदर है। क्योंकि जो हमारे पास जुपिटर लैब है या ये जो जुपिटर का एनवायरनमेंट है AWS सेज मेकर के अंदर, ये सिर्फ CSV फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। हमें पता है कि एक्सेल के अंदर जो हमारे पास फॉर्मेट आ रहा होता है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है। अब यहाँ पर जो हमने डेटा सेट इंपोर्ट किया है वो है .arff फॉर्मेट में, और ये फॉर्मेट सपोर्ट करता है वेका, और ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। तो क्या किया जाए कि हमारा जो डेटा है वो राइट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और हम उसको सेज मेकर के अंदर राइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ की है वो है पांडास। पांडास के बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो हमारे यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट पांडास एज PD। यहाँ पे हमारे जो डेटा सेट था ARFF फॉर्मेट में वो लोड हुआ इस वेरिएबल के अंदर, और ये जो डेटा का वेरिएबल है उसको हमने कन्वर्ट किया है एक डेटा फ्रेम के अंदर। पांडास जो है वो डेटा की रीफॉर्मेटिंग कर सकता है और उसको एक स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। पांडा जो है वो एक्सेल की फॉर्म में, पिकल की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में डेटा ले सकता है और उसको एक स्प्रेडशीट या 2D डेटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब डेटा पांडास के अंदर लोड किया जाता है तो वो एज अ पांडास डेटा फ्रेम होता है, और जो डेटा फ्रेम होता है उसको हम 2D लेबल डेटा भी कह सकते हैं। जो रो लेबल्स होते हैं उनको हम इंडेक्स कहते हैं, और जो कॉलम लेबल्स होते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। इन कॉलम्स की अंदर जो डेटा है उनकी डेटा टाइप्स को भी हम नोट कर सकते हैं, कितने इंस्टेंसेस हैं उनको नोट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं उनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे क्लास का कॉलम है उसको हम नोट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि हम अपने डेटा की डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को नोट करना चाह रहे हैं कि हमारे डेटा के अंदर किस तरह के पैटर्न्स मौजूद हैं और हमारा डेटा क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म की जाती हैं टू बेटर अंडरस्टैंड योर डेटा। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होते हैं ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर सारी रोज और सारे कॉलम्स कंबाइन होते हैं और वो ओवरऑल डायमेंशन ऑफ डेटा सेट जो है वो डिफाइन कर रही होती हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारे नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जैसे हमने डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की डेफिनेशन में देखा था पहले। क्या हमारे नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को इफेक्ट तो नहीं कर रहे, या हमारे पास आउटलायर्स तो नहीं है डेटा के अंदर। तो इसके अंदर ओवरऑल रोज, ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है एट्रीब्यूट स्टेटिस्टिक्स, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स की का बेटर आइडिया लेने के लिए उसके स्टैट्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी वेरिएशन या मल्टी वेरिएट स्टैट्स। इसके अंदर हम न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स की को रिलेशन को देख रहे होते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास मल्टी वेरिएट स्टैट्स हैं। जैसे मैंने मीन एंड मीडियन को मेंशन किया है, तो जो मीन और मीडियन है ये हमें बताते हैं कि हमारा डेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड कितना स्क्यूड है। मीन हमारे पास हेल्पफुल होता है जब हमारा डेटा सिमेट्रिकल होता है। अगर हमारे पास डेटा सिमेट्रिकल नहीं है, उसके अंदर आउटलायर्स हैं और वो स्क्यूड है, तो उसके लिए हमारे पास मीडियन जो है वो ज़्यादा बेटर इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम हमारे पास डेटा की डिस्क्रिप्टिव जब हम स्टैट्स देख रहे होते हैं तो क्लास इम्बैलेंस को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा डेटा जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 80% ए क्लास है लाइक एबनॉर्मल एंड ओनली 20% ए क्लास है नॉर्मल, तो ये एक क्लास इम्बैलेंस है। इसका मतलब है कि ये डेटा बैलेंस नहीं है और इसके लिए जो मॉडल ट्रेन किया जाएगा वो कोई ख़ास अच्छी रिजल्ट हमें नहीं देगा।
तो हमें सबसे पहले क्लास इम्बैलेंस और इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर हम इस डेटा की विजुअलाइजेशन के बारे में बात करें कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स तो ले लिए कि कॉलम्स की डेटा टाइप्स कितनी है, इसके अंदर आउटलायर्स हैं या नहीं, मीन क्या है, मीडियन क्या है, क्लास इम्बैलेंस देख लिया। उसके बाद अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट्स, तो उसमें सबसे पहले अगर हम देख सकते हैं तो वो हो सकता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है वो ओवरऑल बिहेवियर ऑफ डेटा फीचर्स के लिए प्लॉट किया जाता है। अ, अगर हम हिस्टोग्राम यूज करें तो हम आंसर कर सकते हैं कि क्या हमारे पास डेटा फीचर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हमारे पास डेटा के अंदर कितनी पीक्स हैं, अ, किसी पर्टिकुलर फीचर के अंदर कोई स्क्यूनेस तो नहीं है, और जो टॉलर पीक्स ऑफ हिस्टोग्राम होती हैं ये हमारे पास मोस्ट कॉमन वैल्यूज ऑफ डेटा सेट को इंडिकेट कर रही होती हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हो तो उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट या स्कैटर प्लॉट को यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट वी कैन आंसर व्हाट इज द रेंज ऑफ आवर डेटा एंड व्हाट आर द पीक वैल्यूज ऑफ आवर डेटा। इन वैल्यूज के बीच में कोई आउटलायर तो नहीं है या हमारे पास कोई स्पेशल फीचर्स हैं, तो वो हमें बॉक्स प्लॉट या स्कैटर प्लॉट से पता चल जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास न्यूमेरिकल फीचर्स हैं और उनके हमने रिलेशनशिप देखने हैं स्कैटर प्लॉट के जरिए, तो स्कैटर प्लॉट हमें ये बताता है कि दो दो न्यूमेरिकल फीचर्स जो हैं वो कितने रिलेट हो रहे हैं। अगर आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं फॉर एग्जांपल इन टू कलर्स, तो वो उनका लीनियर रिलेशनशिप जो है वो हमें डिपिक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हमने क्वांटिफाई करना है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, ये तो हमें पता चल गया कि रिलेशनशिप है बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट, लेकिन उसको अगर हमने क्वांटिफाई करना है तो उसके लिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लीनियर रिलेशनशिप जो है उसका हमें आइडिया दे देती है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है +1 और लोएस्ट वैल्यू होती है -1। अगर आपकी वैल्यू आ रही है +1 ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब कि आपके जो दो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं दे आर हाईली कोरिलेटेड। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और अगर -1 है तो इसका मतलब दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एक डेटा फ्रेम जब हमने लोड किया उसको हमने सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखने हैं उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसी इसी डेटा सेट के ऊपर हम आगे चल के इसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से बनाया गया है। और इसमें जो है वो जो ऑर्थोपेडिक डिजीज होती है उसकी 3 क्लासेस को डिफाइन किया गया है, जिसमें है नॉर्मल मतलब जिनको कोई डिजीज नहीं है, डिस्क हर्निया वाले 60 पेशेंट्स हैं और स्पॉन्डोलाइलाथीसिस वाले 150 पेशेंट्स हैं। तो फर्दर इसके अंदर जो क्लासेस बनाई गई हैं उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल को डिफाइन किया गया है। नॉर्मल पेशेंट्स तो वो हैं जिनको कोई भी डिजीज नहीं है, और इन दोनों क्लासेस को कंबाइन करके एक और क्लास बना दी गई है एबनॉर्मल। इसके अंदर जो जो फीचर्स हैं इस डेटा सेट के अंदर उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इस डेटा के स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके ग्राफ्स को प्लॉट करके इसके फीचर्स की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपली जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको कॉल किया हुआ है। इस सेल को हम रन करते हैं जिसमें हमारे पास वार्निंग्स हैं, पांडास लाइब्रेरी है, और क्योंकि डेटा सेट जो है वो ARFF फॉर्मेट में है विच इज़ यूज बाय वेका, तो ये वाली लाइब्रेरी जो है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इस सेल के अंदर इस URL के थ्रू हम डेटा सेट की जिप फाइल को गेट कर रहे हैं और फिर उस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस सेल के अंदर जो हमारा डेटा सेट है ARFF फॉर्मेट में उसको हम पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये वाला कोड जो है वो हम प्रीवियसली भी एनालाइज कर चुके हैं। ये वाला सेल जो है इसकी रनिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेल को हम रन करेंगे और उसके बाद इससे नेक्स्ट सेल को हम रन करेंगे।
अब हम लोगों ने डेटा को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो वी कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस डेटा फ्रेम। हमारा जो है जिसमें हम जिस वेरिएबल के अंदर हम अपने डेटा को गेट करके पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें, दैट इज df। तो df डॉट शेप के थ्रू हम इसकी रोज एंड कॉलम्स गेट कर लेते हैं। 7 हमारे पास कॉलम्स हैं इंक्लूडिंग द टारगेट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स, एंड 310 आर द रोज। उसके बाद अगर हमने देखना है कि हमारे डेटा सेट के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो df डॉट कॉलम से हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। ये हमारे पास टारगेट है और ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं। इन सारे कॉलम्स की डेटा टाइप्स क्या हैं वो देखने के लिए हम लिखेंगे df डॉट डी टाइप्स। तो इससे हमारे पास इन सब की डेटा टाइप्स आ जाएंगी। अगर किसी इंडिविजुअल कॉलम की डिस्क्रिप्शन आपने लेनी है, जैसे हमारे पास ये मल्टीपल कॉलम्स हैं कि उसके अंदर किस तरह से स्टैटिस्टिक्स हैं उस कॉलम की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास पेल्विक इंसिडेंस वाला कॉलम है उसको हमने डॉट डिस्क्राइब के फंक्शन के साथ एनालाइज अगर करना है, तो ये हमें बता रहा है कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 310 है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा कि टोटल रोज 310 है। उसकी वैल्यूज का मीन किधर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25% टाइल, 50% टाइल, 75% टाइल और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमने ओवरऑल पूरे डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन देखनी है, ये तो अभी हमने एक कॉलम की देखी है। तो अगर पूरे डेटा फ्रेम की हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखनी है तो वो हम इस तरह से गेट कर सकते हैं कि पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर हम डॉट डिस्क्राइब वाला फंक्शन कॉल करें। तो अब ये हमें सारे कॉलम्स की काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और ये सारे स्टेटिस्टिक्स बता रहा है। अब इस टेबल को देखते हुए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर आउटलायर है या नहीं, या इनके दरमियान कोई को रिलेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन जो है हेल्पफुल नहीं है। तो हम अगर प्लॉट ड्रॉ करके देखें तो हो सकता है कि हम इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो प्लॉट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले जो है वो मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे, और डेटा फ्रेम जो है ओवरऑल उसका हम एक प्लॉट बनाकर देखते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं एक्सक्लूडिंग द टारगेट, उसका सारे का हमारे पास प्लॉट बनकर आ गया है। ये हमें डेंसिटीज नज़र आ रही हैं। जैसे ये जो हमारे पास ब्राउन लाइन है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस फीचर, वो शो कर रही है कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो मैक्सिमम 400 तक जा रही हैं, और जो बाकी कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो हैं दे आर लाइंग अराउंड 100 और समवट बिलो बिटवीन 200। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वैल्यूज़ की रेंज ऑलमोस्ट हर फीचर की कितनी है, एंड हाउ दे आर ओवरलैपिंग एंड दे आर कोरिलेटेड। अब अगर हम सिर्फ इसी फीचर को जिसकी हमारे पास सबसे हायर वैल्यूज आ रही हैं उसको अगर हम एनालाइज करना चाहें, तो हम इस फीचर का जो है वो डेंसिटी प्लॉट जो है वो ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास वन बाय वन हर फीचर का डेंसिटी प्लॉट आ गया, विच इज़ शोइंग कि हमारी वैल्यूज जो हैं, इस प्लॉट से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो वैल्यूज हैं उसकी डेंसिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दिस ग्राफ इज स्क्यूड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि अगर आपकी जो भी वैल्यूज हैं उनके मीन के अराउंड आपका जो बेल कर्व अगर बन रहा है बिल्कुल स्मूथ, तो हम कहते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। लेकिन इस प्लॉट को देख के या इस प्लॉट को देख के हमें लग रहा है कि वैल्यूज आर स्क्यूड, they are not normally distributed, the curves are not exactly bell curve। इनके अंदर जो है वो वेरिएशंस आ रही हैं, इनकी डेंसिटीज जो हैं वो वेरी करती हैं।
अब अगर हम अपने डिग्री स्पॉन्डिलोलिसिस को करें एनालाइज, तो हम सिर्फ इस एक फीचर का डेंसिटी प्लॉट बनाकर देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर आएगा, ये जो यहाँ पर भी ब्राउन कलर में शो हो रहा है। अब इस प्लॉट को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यूज़ की जो डेंसिटी है, ये जो हमारे पास पीक वैल्यूज़ आ रही हैं, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो उनकी डेंसिटी इस साइड पर इस लेवल पर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो हैं उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसी है। यहाँ पे 400 के अराउंड एक थोड़ा सा जो है वो कर्व नज़र आ रहा है, विच माइट बी एन आउटलायर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये आउटलायर है या फिर ये इन्हीं वैल्यूज़ की रेंज में फॉल करता है, हम बॉक्स प्लॉट या हिस्टोग्राम को भी प्लॉट करके देख सकते हैं। तो अगर इसी फीचर का हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आता है, जिससे पता चल रहा है कि वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी अराउंड 200 जो है वो सबसे ज़्यादा है, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लाई करती है। ये जो 400 के अराउंड हमारे पास एक वैल्यू है, इट इज़ अपीयरिंग टू बी एन आउटलायर। और अगर हम इसका एक बॉक्स प्लॉट बनाकर देखें, तो ये हमारे पास इसका बॉक्स प्लॉट आ गया। बॉक्स प्लॉट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो है इसका 50% जो है वो हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है डेटा का, और जो इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आउटलायर ही आ रही हैं, और ये वाली वैल्यू तो अ, बहुत ज़्यादा जो है बाकी वैल्यू से डेविएट कर रही है। तो ये अपीयर हो रही है कि ये आउटलायर ही है। ये हम बॉक्स प्लॉट से इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है, जिसके अंदर क्लासेस डिफाइन की हैं हमने एबनॉर्मल एंड नॉर्मल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो ये हमारे पास जो है क्लास नाम से हमारा फीचर था, और उसके ऊपर हमने डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स का जब फंक्शन लगाया, तो उसने बताया कि उसके अंदर एबनॉर्मल की 210 वैल्यूज़ हैं, और जो नॉर्मल कैटेगरी है उसकी 100 वैल्यूज़ हैं। तो somehow they are बैलेंस्ड बट नॉट क्लियरली बैलेंस्ड। हमने पहले भी बात की कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के टास्क होते हैं, उसके अंदर जो क्लासेस होती हैं उनको बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसे अगर हमारे पास डेटा हो कि फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल की 210 वैल्यूज़ हैं और नॉर्मल की 50 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे मॉडल को क्लासिफिकेशन करने में मुश्किल होगी, वो इतनी आसानी से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। दे आर नॉट बैलेंस्ड बट somehow they are balanced। तो इसके लिए हम स्ट्रेटिफिकेशन या और टेक्नोलॉजीज यूज करके इसको हम बैलेंस कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद अब हमारे पास ये जो क्लासेस हैं, ये है एबनॉर्मल एंड दिस इज नॉर्मल। दिस इज ए नॉन इंटीजर फॉर्मेट, जो कि हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल हैं वो इंटीजर फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, इंटीजर फॉर्म में काम करते हैं। तो हम इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इन इंटीजर्स बाय यूजिंग अ मैपर क्लास। तो क्लास अंडरस्कोर मैपर के अंदर हम जो एबनॉर्मल है उसको 1 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और नॉर्मल है उसको 0 असाइन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारी क्लास एबनॉर्मल होगी उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे नॉर्मल होगी उसकी जगह पर 0 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास जो टेक्स्ट है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम अपने फीचर को प्लॉट करके देखें विद रिस्पेक्ट टू क्लास के कितनी वैल्यूज़ नॉर्मल और कितनी वैल्यूज़ एबनॉर्मल के अंदर फॉल कर रही हैं इस एक फीचर की, तो उसका प्लॉट हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर आएगा। ये तो हमारे पास शो कर रहा है वही आउटलायर वाली वैल्यूज़ को। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्लास है, और वाई एक्सिस पे हमारा जो है वो फीचर है। तो यहाँ से हम इसको देख के बता सकते हैं कि जैसे हमारे फीचर की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं 100 से अबव तक, तो उसके अंदर जो एबनॉर्मल क्लास की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, और जो नॉर्मल क्लास की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर लाई कर रही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है इस सेक्शन से कि there are some values that might be correlated with each other, or there are some overlapping values,
और इसके अलावा जो है हमें यहाँ से आउटलायर और थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी का भी आइडिया हो रहा है कि ये फीचर जो है वो क्लासेस के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। अब अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एनालाइज करना है तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का फंक्शन यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टारगेट वेरिएबल। तो ये हमारे पास इस तरह से बॉक्स प्लॉट बनकर आएगा। अब ये इस फीचर का बॉक्स प्लॉट है। इस लाइन से ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है वो आउटलायर को इंडिकेट कर रही है। ये हमारे पास हर फीचर का सेपरेट बॉक्स प्लॉट बनकर आ गया है विद रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल एंड नॉर्मल क्लास। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो एबनॉर्मल क्लास है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज थोड़ी सी ज़्यादा है और जो नॉर्मल है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज थोड़ी सी कम है। तो ये हमें जो हमारे बॉक्स प्लॉट बनकर आए हैं हर फीचर के, उसको देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा शो हो रही है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी कम शो हो रही है। बट इसके ऊपर जो हमारे पास विस्कर्स के ऊपर जो पॉइंट शो हो रहे हैं वो आउटलायर्स को इंडिकेट करें कि हर फीचर के अंदर कहाँ कहाँ पर आउटलायर लाई कर रहा है। अब अगर हम लोगों ने को रिलेशन देखनी है कि हमारे पास क्लास लेबल जो है उसके अकॉर्डिंग को रिलेशन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास जो एरर आया है इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये वाला सेल दोबारा से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो एबनॉर्मल और नॉर्मल है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस सेल को हम दोबारा रन करते हैं और अब इसका प्लॉट बनाकर देखते हैं। तो ये हमारे पास कोरिलेशन की वैल्यूज आ गई कि जो क्लास है उसकी आपस में कोरिलेशन तो 1 है, इस फीचर के साथ उसकी कोरिलेशन यहाँ पर लाई करती है और हर फीचर के साथ यहाँ पर लाई करिए, और जो नेगेटिव कोरिलेशन है उसका मतलब ये है कि वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो कोरिलेशन के अंदर जब हम वैल्यूज को एनालाइज करते हैं तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो -1 होती है। +1 का मतलब ये कि हाईली कोरिलेटेड है और जो -1 है उसका मतलब है कि वो इन्वर्सली कोरिलेटेड है, नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो ये इस कोड के थ्रू हम लोगों ने उसकी जो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में देखा। उसके बाद हम इसका अब प्लॉट बनाकर देखते हैं। तो ये हमारे पास कोरिलेशंस का एक प्लॉट शो हो गया। ये हमारे पास डेंसिटीज को शो कर रहा है, ये वाली वैल्यूज जो हैं वो डेंसिटीज को शो करी हैं, और ये जो स्कैटर प्लॉट है ये विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल इसको कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास पेल्विक इंसिडेंस है और ये जो क्लास वेरिएबल है, ये जो हमारा टारगेट है उसके साथ इसकी क्या कोरिलेशन है। क्लास 1 के साथ उसकी यहाँ पे कोरिलेशन शो हो रही है और क्लास 0 के साथ यहाँ पे शो हो रही है। जो पेल्विक इंसिडेंस है उसकी डिग्री स्पेंडोलाइथीसिस के साथ क्या कोरिलेशन है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रही है इसके साथ। अगर अब हम इसको हीट मैप की फॉर्म में देखना चाहें तो हम यूजिंग सी बॉन्ड लाइब्रेरी इसका हीट मैप भी प्लॉट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि कोरिलेशन को देखने के लिए ज़्यादा बेहतर प्लॉट है। इसके अंदर अब जो ये टॉप वैल्यू है 1 वाली, ये शो कर रही है कि जिस जिस फीचर के साथ हमारी यहाँ पे वैल्यू लाई करी है इसका मतलब कि वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, और जिस फीचर की वैल्यू हमारे पास इस कलर में शो हो रही है इसका मतलब है कि दे आर इन्वर्सली कोरिलेटेड, और जिसकी वैल्यू 0 के साथ या 0 के अराउंड शो हो रही है इसका मतलब है कि वो हमारे पास बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। तो अब अगर हम इस हीट मैप को देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास ये 1 1 1 है ये तो हर फीचर की आपस में उसके साथ ही कोरिलेशन है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास हाईली कोरिलेटेड ही शो करेगा डायगोनल में। फिर अगर हम इस फीचर की बात करें जो कि है -0.34, एक हमारा ये फीचर है और उसकी कोरिलेशन है पेल्विक रेडियस के साथ जो कि यहाँ पे -0.34 है।
तो अगर हम इसको इस कलर के साथ एनालाइज करें तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों फीचर आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं या इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। जैसे हमारे पास पेल्विक रेडियस है और पेल्विक इंसिडेंस है, ये दोनों फीचर की जो हमारे पास कोरिलेशन है वो भी -0.25 है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये दोनों फीचर जो हैं ये आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम कोरिलेशन एनालाइज करते हैं लाइक इस फीचर की, ये जो हमारे पास लंबर एंगल वाला फीचर है, इसकी यहाँ पे है 0.60 विद रिस्पेक्ट टू दिस फीचर विच इज सैक्रल स्लोप। तो ये हमें शो कर रहा है कि दे आर समहाउ कोरिलेटेड विच लाइज बिटवीन दिस रेंज। तो ना बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं और ना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, बट दे आर कोरिलेटेड। जैसे हमारे पास 0.81 है पेल्विक इंसिडेंस की विद रिस्पेक्ट टू दिस फीचर, तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि इस फीचर के साथ इसकी कोरिलेशन जो है वो इस सेक्शन में लाई करती है विच इज़ मोर डार्कर देन दिस वन। सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कलर एंड दिस वैल्यू। तो इस तरह से हम हीट मैप से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास फीचर्स की क्या क्या कोरिलेशंस हैं और किस तरह कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हाईली कोरिलेटेड होते हैं उनको हम फीचर इंपॉर्टेंट जब एनालाइज करते हैं तो उनको कंसीडर करते हैं, और जिनकी कोरिलेशन बिल्कुल नियर टू ज़ीरो होती है, इसका मतलब कि वो हमारे डेटा सेट के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टारगेट। तो ये चीज़ जो है वो हमें फीचर इंपॉर्टेंस को एनालाइज करने में और कोरिलेशन को एनालाइज करने में काम आती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फीचर इंजीनियरिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे इन जुपिटर लैब। So that's a wrap up for this video.